नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, दुनिया में जितने भी डिक्टेटर्स हुए हैं या जितने भी सिंगल मैन शो, मतलब एक आदमी का जो कंट्रोल रहा है डिक्टेटरशिप्स में या फिर जो भी तानाशाह रहे हैं, तो इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना। अब ट्रंप के दिमाग में आई है, देखिए अमेरिका जैसी सोसाइटीज़ हैं, ये प्रोपेगेंडा पे ही चलती हैं। चर्च की सारी सोसाइटीज़ प्रोपेगेंडा पे चलती हैं। इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिज़म, कैथोलिसिज़म, ये सब प्रोपेगेंडा पे चलती हैं। जिनका ये लोग पूजा करते हैं उसका वास्तविक में कभी इतिहास में कोई व्यक्ति वो था ही नहीं जिसका ये लोग पूजा करते हैं। सभी लोग, इन सभी प्रोपेगेंडा ड्रिवन लोगों के सिस्टम्स जो हैं उसमें। तो अगर अमेरिका का आप शुरू से इतिहास देखें 1776 से या फिर 1604 में एक ड्रीम आया था कि अमेरिका जैसा कुछ बनना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी पुख्ता हुई 1700 में जाके, फिर 1776 में अमेरिका को एक ऑफिशियल नाम दिया गया। तब तक अमेरिका नॉर्थ ईस्ट में 13 कॉलोनीज़ थी। माओ को देखिए, वो भी एक प्रोपेगेंडा पे बड़ा हुआ। स्टालिन भी हुआ, हिटलर भी हुआ। इस तरह के अनेक लोग तानाशाह बने किसी न किसी प्रोपेगेंडा के अंदर। और इन सब का एक ही उद्देश्य होता है, पुराने समय में अखबारों को कंट्रोल करते थे, अब ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं सोशल मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया को। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को कैसे कंट्रोल करेंगे ये इनको अच्छी तरह आता है, क्योंकि जब कॉरपोरेट एंटिटी बनती है तो कॉरपोरेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इसीलिए एंटिटी, जो कॉरपोरेट एंटिटी है, उसको अलग रखा जाता है इंडिविजुअल से। और ये सारी पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं, तो इसका कोई एक ओनर नहीं होता। एक शुरुआत करने वाला फाउंडर तो हमेशा एक ही व्यक्ति रहेगा जिसको आइडिया होता है, लेकिन बाद में ये डाइवर्सिफाई होकर जब कॉरपोरेट बन जाता है तो इसका कोई फाउंडर नहीं रहता। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से फेंक दिया गया था विद अ बोर्ड रेजोल्यूशन। और भी बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेंगी स्लोली, इंक्लूडिंग इलॉन मस्क की, जिसमें इलॉन मस्क को भी फेंक दिया जाएगा। अब उसको मालूम है इतिहास अच्छी तरह, तो वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जो विल ऑफ द शेयर होल्डर एंड द बोर्ड उस पर ही काम करती है। जैसे इलॉन मस्क को भी अपने बोर्ड में जाके परमिशन लेनी पड़ती है फॉर द सैलरी इंक्रीज़, उसको प्रपोजल डालना पड़ता है, फिर बोर्ड को अप्रूव करना पड़ता है। तो ये फॉल्ट है, ये कलयुग के सिस्टम्स हैं सारे। जो परिवार के बेसिस पे जो व्यापार होता है उसमें क्वालिटी रहती है, तो परिवारों को इसीलिए उसमें ट्रेडिशन मेंटेन किए जाते हैं कि परिवार का बेटा, उसका बेटा अब सीईओ बन जाएगा, फिर उसका बेटा, वहाँ पे क्वालिटी रहती है क्योंकि परिवार का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वही सही सिस्टम है, वही वैदिक है, वही सनातनी है। या सनातनी वर्ड से मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए सनातन धर्म मत के अनुसार है, अर्थशास्त्र के अनुसार है ना। तो वही सही मॉडल होता है। यही ऐसे ही होता है परिवारों का राज्य में, जैसे कि एवं परंपरा प्राप्तम इदम राजर्षि यु विदु। तो जो परंपराओं में, राजर्षियों के परंपराओं में भगवान ने भगवद गीता बोली। तो परिवार ही, जैसे इक्ष्वाकु वंश हो गया, सूर्य वंश हो गया, चंद्र वंश हो गया, अनेक वंश हैं, छोटे छोटे वंश भी हैं, सोमक वंश हो गए, फिर ये अनेक वंश हैं पूरे विश्व में। उनके में जब चलता है तो वहाँ पे धर्म को बचा लिया जाता है, क्योंकि वो परिवार जो है लॉयल है एक धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लॉयल है, वेदों के लिए सेवा कर रहा है। जैसे मर्थन वर्मा का जो परिवार है, उन्होंने भारत की बहुत अच्छी सेवा करी और उन्होंने भारत को एक सक्षम, उनका राज्य ट्रावनकोर में था, लेकिन उनके पूजनीय धरती तो पूरा भारत थी। पद्मनाभ स्वामी का अभिषेक गंगा से किया जाता था मर्थन वर्मा के समय में। तो रंगनाथ जी का अभिषेक सारी नदियों से किया जाता है, सिंधु नदी से किया जाता है, चाहे जो भारत की सभी नदियों हैं। तो इससे परंपराएं आगे चलती हैं। लेकिन अगर ये इस सिस्टम को हटा दिया जाए, जो वेदों के प्रति जो है सिस्टम, तो फिर उसके बाद तो फिर डिक्टेटरशिप आने वाली है। वहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के लिए लोग काम करेंगे। जैसे भारत की परंपराओं में, चाहे बिज़नेस हो चाहे कोई भी हो, बड़े अच्छे एग्जांपल है। बिरला एक एग्जांपल है कि जो लक्ष्मी नारायण की, जहाँ भी अपना बिजनेस ऑफिस सेटअप करते हैं वहाँ लक्ष्मी नारायण का एक टेम्पल होता है। तो परिवार है,
आप कभी भी उनको गलत न्यूज़ में नहीं देखेंगे। कभी कभी आते हैं तो एक दो इंसिडेंट्स होते हैं, परिवार बड़ा है, लेकिन जनरली दक्षिण नारायण वहाँ पर रहे हैं तो सबको मालूम है लक्ष्मी नारायण की पूजा हो रही है ना। और ऐसे ही करके बड़े बड़े बिजनेस चलते हैं जहाँ पे धर्म भी रहता है, लोगों की सेवा भी होती है और साथ में व्यापार का भी कार्य चलता रहता है और सरकार को भी उनसे आय मिलती है थ्रू धन। अभी जैसे अनिल अग्रवाल जी, वो भी बड़े भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, वो भी राधा मदन मोहन की पूजा करते हैं और उस तरह करते हैं। उनके घर जाने का मुझे सौभाग्य मिला था कुछ साल पहले। तो ये सब अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो परंपराओं को बचाना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस में हो चाहे राज्य में हो। और वो परंपराएं जो हैं वेदों के प्रति उनकी आस्था हो। अगर वेदों से बाहर होगी तो फिर वो आसुरिक आस्था हो जाएगी और वो स्वयं अपने कल्याण के लिए काम करेंगे। अब अमेरिका में अब क्या हो रहा है कि सडनली ट्रम्प की नज़र पड़ी नेटफ्लिक्स के ऊपर। आपको याद होगा कि इस पे नेटफ्लिक्स पे सबसे पहले चर्चों ने, जैसे चर्च होते हैं जो क्रिश्चियनिज्म वाले होते हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म, ये इन लोगों ने पहले बोला कि ये लिबरल कंटेंट देता है। लिबरल का अर्थ होता है अमेरिका में कैथोलिसिज्म, मतलब वेटिकन के लोगों को लिबरल मानते हैं। वही लोग बढ़ाते हैं इस्लामिज़म को, वही लोग वेस्ट में उसका प्रचार करते हैं, वही लोग जाके अभी जैसे पोप गया टर्की में, सारे इस्लामिज़म वाले लोगों को उनको बोला कि आप गले लगाओ, मैं आपके साथ हूँ। ये काम यही लोग करते हैं। फिर उनको लेकर आएंगे, फिर उनको मारेंगे, फिर वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस अपना क्रिएट करेंगे। इनका काम है पॉलिटिक्स पे पूरा घुसना। जैसे कि इस्लामिज़म का रूट्स अगर आप देखेंगे वो वही रूट्स हैं जो क्रिश्चियनिज्म का रूट्स है, कैथोलिसिज्म का रूट्स है। ओके, दोनों का रूट्स एकदम सेम है, दोनों का ग्रोथ का समय भी सेम है और दोनों का एक दूसरे के प्रति वैमनस्य भी सेम है, सेम टाइम है। बाइजेंटाइन एम्पायर का युद्ध आपने देखा होगा, फिर आपने मूर्स का युद्ध देखा होगा। वहाँ पे भी जो कैथोलिसिज्म है उसने इनवाइट किया था मूर्स को कि आप आइए, अल्जीरिया से आइए। फिर उसने युद्ध क्रिएट किया, फिर उसने पूरा सफाया कर दिया, फिर साथ में अल्जीरिया को कैप्चर कर लिया स्पेन के थ्रू। ओके, ये स्टोरी है, ऐसे ही वो काम करते हैं। सो अब अमेरिका में युद्ध चल रहा है। आपने देखा होगा कि जो टेक्सास के जो क्रिश्चियनिज्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ने लगाया कि नेटफ्लिक्स लिबरल है, अब नेटफ्लिक्स को एक्वायर करना चाहिए। अब नेटफ्लिक्स में मूवीज़ सब तरफ की होती हैं, कभी अच्छी होती हैं, और अमेरिकन मूवीज़ का पर्पज़ ही ये था कि अमेरिकन्स को प्रोपेगेंडा किया जाए ताकि वो कितने बड़े हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हीरोज़ हैं, दुनिया में सब जगह बचाने जाते हैं। जो दुनिया में होता है उसको उल्टा दिखाया जाता है अमेरिकन मूवीज़ में। अमेरिकन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि वर्ल्ड कॉन्करर्स, और वो हेलीकॉप्टर से उतरे, फिर उसके बाद गए, तो लोगों के मन पड़ता है अरे कितने एडवांस्ड है। फिर जब अफ़गानियों ने देखा, तालिबानियों ने देखा, वियतनामियों ने देखा, अरे ये तो बड़े डरपोक होते हैं, डर जाते हैं तो 2 मिनट में। फिर डर के मारे परमाणु डिप्लीटेड न्यूक्लियर यूरेनियम यूज़ किया। 40 मिलियन लीटर्स ऑफ ऑरेंज 40 उन्होंने पानी में डाल दिया वियतनाम में। फ्यूचर में तो कायर व्यक्ति करता है ना, बहादुर व्यक्ति नहीं करता ये सब काम। सो तो इस तरह का जो पूरा जो एक्सपीरियंस है वो अमेरिकन मूवीज़ के थ्रू धपा दिया जाता है। अमेरिकन मूवीज़ में कभी भी आप देखेंगे हमेशा रशियन को एनिमीज़ बताया जाता है, क्योंकि ये ओल्ड मैकिंदर हार्टलैंड फिलॉसफी है जिसमें रशिया इज़ ऑलवेज द एनिमी। उसी को प्रमोट किया जाता है बार बार, सारे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है। तो ब्रिटिश के कॉलोनाइजेशन को अच्छा बताना नेटिव सैवेजेस हैं, ये सब दिखाना मूवीज़ में। फिर बीच में अच्छी ऐसी मूवीज़ डाल देना जहाँ पे दूसरों के दुख दर्द को दिखाना और किस तरह गोरा आदमी सबको सॉल्व कर रहा है। तो वाइट मैन बिकेम द सुप्रीम। अब क्या हुआ, जब आपने देखा होगा कि बड़े चेन्स अमेरिका में, जो बड़ी मूवीज़ की चेन्स थी, जो सीडीज़ और कैसेट्स बेचती थी, आपको याद होगा कोई जिसने कैसेट्स या सीडीज़ देख के चलाए हो मूवीज़, आपको तो याद ही होगा उसके बारे में। मैंने तो देखी ऐसे मूवीज़ वीसीआर के ऊपर टेप में ना, तो उस समय वो भी एक समय था। तो अमेरिका में बड़ी बड़ी चेन्स होती थी जो उस पर चलती थी, जो रेंट करती थी। उनका वही रहता मूवी बॉक्स, जहाँ पे जाके आप रेंट कर सकते हैं। कुछ 5 साल पहले भी ऐसे चलता था, 10 साल पहले भी ऐसे चलता था अमेरिका में। तो रेंट कर सकते हैं, फिर घर पे लाके आप देखते हैं, फिर उसको आके फिर आप जाके, तो ये सब चलता था पहले। और तो वो सडनली वो मार्केट कोलैप्स करवा दिया गया विद द क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। तो मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सब लोग आ गए। तो नेटफ्लिक्स एक आ गया, फिर अमेज़ॉन प्राइम आ गया, और ये सब आ गए। तो अमेज़ॉन प्राइम जो है अमेज़ॉन का है, उसको आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी
काफ़ी लिबरल बोलते हैं या फिर कैथोलिसिज्म से कनेक्टेड है। नेटफ्लिक्स भी आया, वो भी लिबरल उसको माना जाता है, कैथोलिसिज्म से कनेक्ट माना जाता है। तो कंजर्वेटिव्स चाहते हैं, या कंजर्वेटिव मतलब जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिज्म बुलाते हैं अपने आप को, वो लोगों ने प्लान किया कि हम नेटफ्लिक्स को एक्वायर करते हैं। कैसे एक्वायर करेंगे? क्योंकि सारी मूवीज़ में ज्यूज़ के विरुद्ध बहुत सारा प्रोपेगेंडा चलता है। तो और क्रिश्चियंस अभी उसमें हीरोज़ बताया जाता है, सारे जो हीरोज़ होते हैं वो सारे वाइट्स होते हैं, जो सेवियर्स होते हैं। तो अभी क्या हो गया, ब्लैक्स कर दिया गया, क्योंकि दोनों चैनल्स जो हैं लिबरल्स या फिर वेटिकन कंट्रोल करता है, तो वेटिकन का नैरेटिव चलता है, मुसलमानों को हीरो दिखाया जाता है, फिर उसके बाद वाइट्स को हीरो दिखाया जाता है, सेवियर। और धीरे धीरे क्या हो गया, अब ब्लैक्स आ गए। अब ब्लैक्स आ गए दोनों चैनल्स पे, अमेज़ॉन प्राइम पे भी और उस पे भी, दोनों पे ब्लैक्स आ गए। तो नाउ बड़ी प्रॉब्लम हो गई प्रोटेस्टेंट्स वालों को कि अगर यहाँ पर भी ब्लैक्स को हीरो दिखाया जा रहा है तो हमको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा नैरेटिव तो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि स्लेवरी जो थी वो शुरू करी थी एंग्लो सैक्सन्स ने, उसके पहले मुसलमानों ने शुरू करी थी अफ्रीका में। जस्ट रिमेंबर दैट मुसलमान अफ्रीकन जो मुसलमान थे पुराने समय के, उन्होंने ही बेचे थे स्लेव्स क्रिश्चियंस को, डोंट फॉरगेट दैट। और फिर उसके थ्रू ही वो आदत पड़ गई, जब यूरोपियंस गए वहाँ पे देखा ये तो बेच रहे हैं आदमियों को, हमको नौकरों की ज़रूरत है, उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिए। दैट स्लेव ट्रेड बिकेम द मोस्ट लुक्रेटिव। जैसे भी आजकल जो रोबोट्स का रोबोटिक विमेन फॉर प्लेजर्स, उसके लिए वो ट्रेड बड़ा प्रोमिनेंट होने जा रहा है अभी थोड़े दिनों में। अभी एग्जीबिशंस चल रही हैं, पूरे दुबई में एक चल रही थी, फिर अब लास वेगस में चल रही है, तो वो प्रोमिनेंट उसी तरह स्लेव्स का था। तो मुसलमानों ने वो हैबिट बेच दी, क्योंकि वहाँ पे तो हमेशा बेचे जाते हैं स्लेव्स, विमेन बेची जाती हैं, आदमी बेचे जाते हैं, इन अरब वर्ल्ड अफ्रीका से लाके बेचते थे वो ही हैबिट उन्होंने डाल दी यूरोपियंस को। यूरोपियंस से वो हैबिट आ गई अमेरिकन्स में, अमेरिकन्स ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनके खेतों में कौन काम करेगा, लुइसियाना, अलबामा, उस तरह के जो टेनेसी, फ्लोरिडा, ये सब स्टेट्स थे जहाँ पे स्लेव्स काम करते थे बड़ी संख्या में। टेक्सास जो है, टेक्सास तो बाद में आया है, बट वो सब स्टेट्स में पहले काम करते थे। ओक्लाहोमा है ना, नेटिव अमेरिकन्स को नहीं कर सकते थे क्योंकि नेटिव अमेरिकन से लड़ते थे, तो ब्लैक्स को लेकर आए वो। तो इस तरह खेती बढ़ी। फिर कैलिफोर्निया में तो स्लेव ट्रेड वाज वेरी बिग। तो अब ये नैरेटिव था पुराने समय में कि वाइट्स, और फिर डेमोक्रेट रिपब्लिकन ने कैंपेन किया कि हम लोगों ने स्लेवरी ख़त्म करी। दैट इज़ नॉट ट्रू, दोनों ही स्लेव ओनर्स थे, और एक ही पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के हो जाते थे पहले। तो अब जो नैरेटिव चल रहा है कि पैलेस्टाइन का जो मूवीज़ आ रही हैं, फिर लेफ़्ट ये सब सिंपैथेटिक आ रही है, तो इन लोगों को लगा कि हमको भी कुछ कंट्रोल करना चाहिए। तो क्रिश्चियनिज्म एंड जूस दोनों ने कंबाइन करके एक बिड किया। किसके ऊपर बिड किया? नेटफ्लिक्स के ऊपर, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकते, उसको तो टच नहीं कर सकते आप अमेज़ॉन प्राइम को। तो दो फैमिलीज़ आई, एक थी नेटफ्लिक्स की, जो नेटफ्लिक्स अपने आप को बचाना चाहता है, और दूसरी है जेरेड कुशनर की, और साथ में सऊदी अरेबिया, कतर और अबू धाबी, तीनों की। अब नेटफ्लिक्स की जो बिड है वो है $82 बिलियन की फॉर स्टूडियोज़ एंड HBO मैक्स, ठीक है। और अभी हॉलीवुड को कंट्रोल करना है, तो दो कैंप बन जाएंगे हॉलीवुड में भी, एक रिपब्लिकन कैंप और एक डेमोक्रेट कैंप। तो एक तो डील है नेटफ्लिक्स की खुद को बचाने की, और दूसरी है जेरेड कुशनर की विद द सऊदी अरेबिया, कतर और अबू धाबी। अभी बीच में क्या हुआ था, नेटफ्लिक्स से पूरा कंट्रोल किस पे था, आपने देखा होगा सोनी पिक्चर्स और ये सब पिक्चर्स पे चाइनीज़ कंट्रोल था। तो चाइनीज़ सारे हीरोज़ बन गए, चाइनीज़ आर द सेवियर, चाइनीज़ आर ब्रेव पीपल, चाइनीज़ जैकी चैन, ये सब लोग मूवीज़ बनाने लगे। आपको तो असलियत तो मालूम ही है कि जो दिखाते हैं उसके एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स पे अब देखिए पैरामाउंट का जो काउंटर है, पैरामाउंट जिस पे जेरेड कुशनर है और सऊदी अरेबिया, कतर और अबू धाबी है, उसका $108.4 बिलियन का हॉस्टाइल टेक ओवर है, हॉस्टाइल। तो स्ट्रीमिंग सब्सक्राइबर्स कितने हैं इनके? 428 मिलियन, मतलब 442 करोड़ लोग दुनिया में ये देखते हैं, 42 करोड़ लोग देखते हैं। और अब जो एलिजाबेथ वॉरेन बोलती है कि दोनों ही डील डेंजरस है। अगर नेटफ्लिक्स का मर्जर होता है तो मोनोपोली हो जाएगी वार्नर ब्रदर्स और इन सब के ऊपर,
और अगर पैरामाउंट का बिड होता है कि ट्रम्प की हो जाएगी, पूरी ट्रम्प का कंट्रोल हो जाएगा, जैरेड कुशनर सन इन लॉ है उनके। और तो बाकी सब चल रहा है कि एंटी सेनेटर माइक ली बोलते हैं एंटी ट्रस्ट हियरिंग देखना पड़ेगा। एंटी ट्रस्ट मीन्स कि मोनोपोली को अवॉइड करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको बिड करना है अपने सन इन लॉ के थ्रू। तो हु कंट्रोल्स इस ये नहीं है कि कौन स्ट्रीमिंग पे किसका कंट्रोल है, प्रॉब्लम ये है कि कौन अपना नैरेटिव फैलाता है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प कंट्रोल करते हैं तो चर्च का नैरेटिव और जूस का नैरेटिव प्रोमिनेंट हो जाएगा, और जिसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, सऊदी अरेबिया, कतर, अबू धाबी। अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो लॉबी कंट्रोल करेगी, ओके। और जो दूसरा जो है, और जब सबको मालूम है कतर का क्या है, कतर का रोल क्या रहता है, सबको मालूम है। तो अमेरिकन स्टोरी टेलिंग, और ये अमेरिका का आंसर है टू द दुनिया। भारत का कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। भारतीय कंपनीज ने कभी इस तरह दूर की सोची नहीं है अभी तक। जियो और ये सब लोग बात करते हैं, आप देख लीजिए उनका काम क्या रहता है। अभी तक जितने भी भारत में एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़ी फैमिलीज़ हैं, स्पेशली रिलायंस और ऐसी फैमिलीज़ हैं, इनका काम रहता है कि भारत के लोगों को बेचो, भारत के लोगों को बेचो। उनके लिए उनका मार्केट इज़ द बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट टू गेट द फॉरेन गाइज इन्वॉल्व। उल्टा होना चाहिए कि भारतीय कंपनीज शुड एक्वायर अदर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टेल द इंडियन नैरेटिव। शायद एक ही मीडिया हाउस है जो भारत में ऐसा करता है, वो शायद अभी पीछे है, लेकिन फर्स्ट पोस्ट अच्छा काम करता है, और दूसरा करता है आपका अर्नब गोस्वामी शो, ओके। ये दो करते हैं जो अच्छा नैरेटिव प्रस्तुत करते हैं फ्रॉम ए इंडियन पर्सपेक्टिव। लेकिन उसमें फर्स्ट पोस्ट भी इंडियन नहीं है, उसको बहुत सारे पॉइंट्स वो बाहर से लेता है, उसको जो रिपीट कर प्रेजेंटेशन करते हैं वो। लेकिन कोई ऐसा भारतीय मीडिया हाउस नहीं हुआ जो भारतीय मूवीज़ को प्रमोट करे। भारतीय मूवीज़ आर ऑन नेटफ्लिक्स जो कि लिबरल प्लेटफॉर्म है, भारतीय मूवीज़ आर ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही जो कंट्रोल करे और स्ट्रीम करे, उसको वेस्ट की कंट्रीज़ अलाउ ही नहीं करेंगी, ओके। और भारतीय आर वेरी प्राउड टू पुट देयर मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स ऑल्सो, यू नो दैट द होल स्टोरी। उनको बड़ा अच्छा लगता है, अरे हम नेटफ्लिक्स पर हैं। कॉमेडी उनको समझ में नहीं आता है कि वो किसके लिए, वो क्या कर रहा है, नेटफ्लिक्स कर क्या रहा है। तो अब जो WBD बोर्ड है, जो वार्नर ब्रदर्स का जो बोर्ड है, ये वार्नर ब्रदर्स के ऊपर टेक ओवर की बात हो रही है। तो वार्नर ब्रदर्स का जो बोर्ड है उसको 10 दिन में रिप्लाई करना है, और प्रेसिडेंट ने बोला कि वो खुद इन्वॉल्व है, ट्रम्प बोलते हैं वो खुद इन्वॉल्व है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब 3 कंपनीज हैं, एक वार्नर ब्रदर्स है, नेटफ्लिक्स है और पैरामाउंट। ये 3 लार्ज कंपनी, इसमें जापानीज इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी, जस्ट इमेजिन। तो वार्नर ब्रदर्स पे अगर जिसका कंट्रोल हो जाएगा, उसका पूरा कंट्रोल नैरेटिव पे हो जाएगा। अब अगर नेटफ्लिक्स एक्वायर करता है तो एज इट इज़ चलने वाला है जो अभी चल रहा है। अगर पैरामाउंट एक्वायर करता है तो पूरा कंटेंट चेंज होने वाला है। इट विल बी क्रिश्चियनिज्म के फिर वापस, तो एक पे चलेगा कि ब्लैक्स और ब्राउन्स भी अच्छे लोग हैं, एक पे चलेगा कि वाइट्स आर द ओनली पीपल हु आर सर्वाइविंग। और पूरे वाइट्स की पॉपुलेशन कितनी है पूरी दुनिया में, एंग्लो सैक्सन वाइट्स की या सैक्सन वाइट्स की पॉपुलेशन कितनी है, टोटल 490 मिलियन पीपल, दैट्स इट, लेस देन ए बिलियन। तो 428 मिलियन जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्राइबर बेस है, दैट इज़ मोस्टली रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। अमेरिका में सब्सक्रिप्शन बेस इज 90 मिलियन विच इज़ ऑल्सो बिग, वो 1 बिलियन तो अमेरिका से कमाते हैं, बाकी मेजोरिटी इज़ इन इंडिया, ओके। तो कंजम्पशन सारा इंडिया में है इन सब कंपनीज़ का, लेकिन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग होती है अमेरिका में, क्योंकि वो नेट्स कंज्यूमर्स सब्सक्राइबर्स रेवेन्यू की जैसा देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या भारतीय कोई कंपनी आ सकती है इस लेवल पे? तो भारतीय कंपनीज ने कभी इस लेवल पे सोचा ही नहीं कभी भी। अगर कभी सोचेंगे तो दे कैन प्लान प्रॉपर्ली, दे नेवर थॉट ऑफ दिस साइड। क्योंकि हमने अपनी स्टोरी, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने RT इंडिया का ऑफिस खोला। क्या अर्नब गोस्वामी ने या किसी और कंपनी ने भारत से रशिया में से रिपब्लिक रशिया खोला? सोचिए, क्या रिपब्लिक कुछ और खोला? नहीं खोला। तो दिस इज़ द नैरेटिव बिल्डिंग, जो नैरेटिव बिल्डिंग है। और आजकल इसका बहुत कंट्रोल है, क्योंकि लोग फेसबुक पर ही हैं, सेलफोन पर ही हैं, उसके बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं लोग। तो इसलिए इस तरह के कंटेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है इस समय ये कंटेंट। तो ये जो युद्ध चल रहा है धर्म धर्म के युद्ध में, मीडिया विल प्ले द बिगेस्ट रोल। तो धार्मिक लोगों को वैदिक कमेंट्री, जैसे हम लोग सतोलॉजी पे वैदिक कमेंट्री करते हैं, वेदों के आधार पे करते हैं, सनातन धर्म के आधार पे करते हैं, तो वैदिक कमेंट्री ऑन करंट अफेयर्स इज़ वेरी मच नीडेड।
वेरी नीडेड। कोई बड़ा ग्रुप भारत में हो तो उसको आगे आना चाहिए, एंड वी विल डेफिनेटली कोलैबोरेट ऑन दिस। हम भारत, अब जैसे बहुत सारा जो मिथोलॉजी का जो फैक्ट्री है, रोमिला थापड़, करण था, ये तो इंडिया के हो गए लोकल। बड़े बड़े इनके जो मालिक हैं वो तो लंदन में बैठे हुए हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं, रशिया पे भी बैठे हुए हैं, बाय द वे यूएस में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। इन सब के मालिक जो भारत, उनका सबका टारगेट भारत, सबका टारगेट भारत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेद है, सनातन धर्म है, और भारत के अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं जो सनातन को गाली देते हैं, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो देखिए कितना बड़ा आक्रमण है, लेकिन देवताओं ने बचा के रखा हुआ है भारत को। बता रहा हूँ मैं आपको, देवताओं ने बचा के रखा, क्योंकि मनुष्य तो उसके विरोधी काम कर रहे हैं सब लोग, है ना। परंपराओं को तो हम पूछते नहीं है, किसी भी परंपरा को, जो रामानुज को नहीं पूछेंगे, माधवाचार्य को नहीं पूछेंगे, आदि शंकराचार्य को नहीं पूछेंगे, उनके फेस्टिवल में जाके घंटी बजाने से कुछ नहीं होता है। आपको उनके विचारधारा के अनुसार कार्य करना चाहिए। आदि शंकराचार्य की जो टीचिंग्स हैं उनके अनुसार हमारा चैनल्स चलने चाहिए, उसके अनुसार हमको दुनिया को देखना चाहिए, मध्वाचार्य के अनुसार देखना चाहिए, रामानुज के अनुसार देखना चाहिए, नाथ द्वारा जो पुष्टि मार्ग है उसके मार्ग के द्वारा देखना चाहिए। और भी हमारी बहुत सारी परंपराएं, जो असम की परंपराएं हैं, अहोम राजाओं की परंपराएं हैं, त्रिपुरा की परंपराएं हैं, बर्मा की परंपराएं, वहाँ भी सनातन की परंपराएं हैं, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है, वियतनाम में है, अभी भी जीवित है। लेकिन कहीं पे भी हम भारतीय सरकार, हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं और समय लूज़ करते जा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये समय है करने के लिए। और तो हमारी विचारधारा से, वेदों की विचारधारा से दुनिया के इंसिडेंट्स को एनालाइज करना, और उसके अनुसार कलयुग जो चल रहा है, कलयुग में देखिए, कली देवता जो होते हैं वो सहायता करते हैं सनातन धर्मियों की, वो उनके साथ रहते हैं। कली देवता कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति उनको सब कम बुरा ही करना, नहीं, वो जो भी भक्त होता है उसको कष्ट नहीं देते, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, कष्ट नहीं देते। तो सबके ऊपर कलयुग नहीं अप्लाई होता, ओके। तो लेकिन बाकी लोगों पे तो कलयुग अप्लाई है, तो जिनके ऊपर अप्लाई नहीं होता उन लोगों को तो चैनल चलाना चाहिए कलयुग की सहायता से, कि हम सनातन धर्म को भी आगे बढ़ाएं, हरिनाम बढ़े, कलौताधरी कीर्तनाथ। तो उस तरह की मानसिकता से भी चैनल्स होने चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी लड़ाई हो रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, कोई 108 की बात कर रहा है, 182 की बात कर रहा है, तो अर्निंग का भी तो बात कर रहे होंगे। कोई व्यक्ति 100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा तो $180 लेगा भी ना वापस। अब चलिए मान लिया उनका रिजर्व करेंसी पेपर छाप सकते हैं, हम लोग नहीं छाप सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से ऑर्गेनिक कुछ बना सकते हैं। सरकार, भारतीय सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। एक इनिशिएटिव की ज़रूरत है ना। अब जैसे इंडिगो का भी जो इंसिडेंट हुआ था, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर पहले दिन ही कूद जाते तो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती, ओके। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बोला तो सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कुछ किया। जस्ट इमेजिन कि इतना इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। प्रॉब्लम तो जनता को हुई, लेकिन वो तो छोटी बात होगी, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो अब आप इस लड़ाई से सीखिए कि किस तरह नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है। और इसमें क्या आपको लगता है कि प्राइवेट लोग इन्वॉल्व होंगे? नहीं, अमेरिकी सरकार इन्वॉल्व है, प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड है, समझिए आप। तो इसलिए शायद हमको इस इंसिडेंट से सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि वाई मीडिया कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। फॉर गुड थिंग्स ऑल्सो वी नीड टू कंट्रोल। कहीं वेदों का जो अगर व्यू पॉइंट आएगा उसमें नेटिव्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, इंडिजिनस पीपल भी इंक्लूड हो जाएंगे। वी आर लुकिंग एट ए वेरी वेरी बिग इनिशिएटिव, गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड फॉर द सोसाइटी, योग के लिए गुड है। तो ये सब भी हम लोगों को देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बिकम अवर मेंबर, बिकम अ सब्सक्राइबर एंड जॉइन अवर गुरुकुल सो दैट यू थिंक थ्रू धर्म, समझे आप, थिंक थ्रू वेदा, थिंक थ्रू भगवद गीता, है ना। हमको चक्षु तो है, अब चक्षु नेत्र हम लोग नेत्रों के द्वारा देखते ही हैं, है ना। अब हमको शास्त्र चक्षु करने हैं, अभी नेत्र चक्षु है, शास्त्र चक्षु करने हैं। थिंग्स विल बी मच डिफरेंट एंड मच बेटर एंड वेरी इकोनॉमिकली साउंड। प्रिंसिपल्स हर जगह सेम लगते हैं बिजनेस में, इज़ द आउटकम एंड द प्रोसेस, वो इम्पॉर्टेंट है कि क्या आप आउटकम देखना चाहते हैं और क्या प्रोसेस है। अगर उस पर हमने फोकस किया तो भारत की छवि बदल जाएगी। लोग भारत कॉल सेंटर देखने के लिए नहीं आते हैं, बेंगलोर को देखने नहीं आते हैं, वहाँ पे तो इतना क्राउड भी होता है, ट्रैफिक भी होता है। भारत किस लिए लोग आते हैं?
काशी विश्वनाथ को देखने के लिए, वृंदावन को देखने के लिए, रंगनाथ को देखने के लिए, है ना, पद्मनाभ को देखने के लिए, जगन्नाथ जी को देखने के लिए, माँ कामाख्या को देखने के लिए, इसलिए भारत आते हैं। ऋषिकेश में ऋषियों के साथ मिलने के लिए आते हैं, कश्मीर में शारदा पीठ को देखने के लिए आते हैं। भारत यही इसी को देखने आते हैं। कोई मस्जिद देखने नहीं आता भारत में, वो तो कुछ छोटा समुदाय देखने के लिए आता है। बट भारत की तो यही पहचान है। हमारी वेद, हमारे पुराण, हमारे महाभारत, रामायण, यही पहचान है। भगवान राम का जो भव्य मंदिर बना अयोध्या में, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो अब भारत की पहचान के अनुसार हमको मीडिया भी ऐसी करनी चाहिए जो इसी लोगों को बुलाए। भारत का टूरिज्म बढ़ जाएगा मिलियन टाइम्स ओवर, समझे आप। हर गांव में टूरिज्म बढ़ जाएगा। ऑलरेडी विलेज टूरिज्म की बातें हो रही हैं बड़े स्केल पे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।